जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं, हमारे देश में अमेरिका की दो कंपनियां हैं, एक का नाम है पेप्सी कोला, दूसरे का नाम है कोका कोला। इनके साथ भारत सरकार का जब एमओयू साइन हुआ तो उसमें शर्त है कि ये दोनों कंपनियां जब $5 विदेशों से कमाकर भारत को लाकर देंगी तब ये $1 भारत से ले जाने की अधिकारी होंगी। माने ये कंपनियां भारत से अगर पैसा ले जाना चाहें तो $1 ये तब ले जाएंगे जब $5 कमाकर भारत के धन कोष में जमा कर देंगे। आप जानते हैं भारत का विदेशी मुद्रा कोष होता है, विदेशी मुद्रा भंडार होता है, तो $5 विदेशी मुद्रा भंडार में एक एक पेप्सी और कोका कोला जब जमा कर देगी लाकर एक्सपोर्ट करके, तब ये $1 का इंपोर्ट करेंगे। ये इनके एमओयू में कंडीशन है। लेकिन पिछले 17 वर्षों में दोनों कंपनियों ने इस कंडीशन का आज तक पालन नहीं किया है। आंकड़े ये बताते हैं कि ये कंपनियां $5 यहां से लेके जा रही हैं तब $1 लेके आ रही हैं। तो एमओयू की जो सबसे प्रमुख शर्त है उसका उल्लंघन हो रहा है। हमारी सरकार के द्वारा मंत्रालय ने जो साइन किया है एग्रीमेंट, उसका उल्लंघन हो रहा है। हम इनको कोर्ट में घसीट सकते हैं और बहुत आसानी से इस पर फैसला ले सकते हैं। एक इसी तरह की एमओयू की शर्त है कि पेप्सी और कोका कोला कंपनी भारत देश में सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बेचेगी। पानी जो बोतल में भरा हुआ जिसको कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं वो नहीं बेचेंगे। इनका भारत में आने का मुख्य मकसद है और एमओयू की कंडीशन है कि भारत के किसानों का आलू, टमाटर, प्याज, गोभी, पत्ता गोभी, गाजर आदि आदि जो फल हैं, सब्जियां हैं, जो हर साल 60,000 करोड़ के खराब हो जाते हैं, उनको प्रोसेस करके ये भारत में और भारत के बाहर विदेशों में बेचेंगे। प्रोसेस करके बेचेंगे, कच्चा माल भी नहीं बेच सकते, प्रोसेस करके बेचेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश में यह है कि इन कंपनियों का जो प्रोसेस किया हुआ टमाटर, आलू आदि का खाद्य पदार्थ है वो बहुत मामूली सा बिक रहा है और पूरे हिंदुस्तान में इनका सॉफ्ट ड्रिंक बिक रहा है जो बेचने की इनको परमिशन नहीं है। फिर एक तीसरी कंडीशन है एमओयू की, वो ये है कि पेप्सी और कोका कोला कभी भी अपने ब्रांड नेम से कोई चीज भारत में नहीं बेचेंगे। माने पेप्सी नाम से कुछ नहीं बिकेगा, कोका कोला नाम से कुछ नहीं बिकेगा, वो अपने ब्रांड नेम का भारत में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश में एमओयू की ये शर्त का भी वो उल्लंघन कर रहे हैं। उनके अपने ब्रांड नेम से सारी चीजें इस देश में बिक रही। फिर एक एमओयू की शर्त है जो बहुत महत्व की है कि पेप्सी और कोका कोला वाले कहीं भी फैक्ट्री लगाएंगे और वहां अगर पानी की जरूरत उनको पड़ेगी, मान लीजिए साल में एक फैक्ट्री को 10 लाख लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, तो पहले वो 10 लाख लीटर बारिश का पानी जमीन के नीचे डालेंगे जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, तब वो 10 लाख लीटर पानी निकालकर इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन इनके किसी भी कारखाने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई सिस्टम नहीं है। एक बूंद पानी भी जमीन में नीचे नहीं डालते हैं, वो सारा जमीन में से निकाल रहे हैं और गांव के गांव पानी से वंचित हो गए हैं। अगर यहाँ राजस्थान के कोई न्यायविद आए होंगे तो उनके लिए मैं कह रहा हूं, आप एक छोटी सी टीम बनाइए, जयपुर के पास एक गांव में जाइए, उस गांव का नाम है काला डेरा। उस काला डेरा में पेप्सी कोला का प्लांट लगा हुआ है। उन्होंने पिछले 4-5 साल में पानी इतना निकाल लिया है जमीन से कि काला डेरा गांव के आसपास के 50 गांवों का पानी सूख गया है। अब उस गांव के किसानों को पीने के लिए पानी लाने के लिए टैंकर मंगाना पड़ता है, 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जानवरों के पानी की व्यवस्था के लिए। सारा पानी पेप्सी कोला कंपनी ने खर्च कर दिया। ऐसी एक नहीं बहुत सारी शर्तें हैं। एक शर्त यह है कि पेप्सी कोला और कोका कोला कंपनी भारत में आएगी, एक भी व्यक्ति का रोजगार अगर उनके कारण जाएगा तो कंपनी की जिम्मेदारी होगी, माने वो किसी को बेरोजगार नहीं कर सकते। लेकिन इन दोनों कंपनियों ने भारत में आकर क्या किया, हमारे देश के जो स्वदेशी बॉटलिंग प्लांट थे, आपको मालूम है एक कैंपा कोला हुआ करता था, एक 777 हुआ होता था, एक फेंटा हुआ करता था, तो ये स्वदेशी बॉटलिंग प्लांट थे सॉफ्ट ड्रिंक्स के, इन सबको टेक ओवर किया पेप्सी और कोका कोला ने, खरीदा। फिर इनमें से हजारों कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया और बहुत थोड़े से कर्मचारियों के साथ उनका अब बॉटलिंग प्लांट चल रहा है। तो मैंने आपको ये पेप्सी कोला का नाम लेके कहा, इनके एमओयू की एक भी शर्त ये नहीं मानते हैं, सब शर्तों का उल्लंघन करते हैं और धड़ल्ले के साथ भारत में व्यापार करते हैं। तो हम सब अगर न्यायविद इस पर काम करें
और एक अच्छी सी पिटीशन ड्राफ्ट करें और हिंदुस्तान के अलग अलग अदालतों में, मेरा ये मानना है कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां पेप्सी और कोका कोला का प्लांट है, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम पिटीशन फाइल करें। बाद में वो हाई कोर्ट जाएगा तब देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएगा तब देखेंगे। हर जिला अदालत में ये पिटीशन फाइल हो जाए और एक साथ भारत के 680 जिलों में पिटीशन आ जाए, तो पेप्सी और कोका कोला वालों की नींद हराम तो हम कर ही सकते हैं। हिंदुस्तान से उनको भगाने की रास्ते तो खोल ही सकते हैं। उनको पता क्या चल जाएगा कि संसद में बैठे हुए 545 एमपीज जो आज तक उनका समर्थन कर रहे हैं, अब उससे बड़ी ताकत हिंदुस्तान के जिलों में खड़ी हो गई है, जो इनकी खाट खड़ी कर देंगे या इनकी जड़ खोद देंगे। तो बहुत आसानी के साथ हम एक फैसला किसी भी अदालत से, आपको मालूम है हिंदुस्तान के संसाधनों के बारे में इस देश की सरकार का बहुत स्पष्ट अभिप्रेत है, वो ये कि पानी सबसे पहले खेती के लिए है, उसके बाद जानवर और मनुष्यों के लिए है, उसके बाद उद्योगों के लिए है और सबसे अंत में बचे तो गैर जरूरी उद्योगों के लिए है। पेप्सी और कोका कोला का जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो हमारे देश की परिभाषा के अनुसार गैर जरूरी है, अननेसेसरी इंडस्ट्री है। उसके लिए पानी तो सबसे अंत में है। सबसे पहले पानी खेती के लिए, दूसरे नंबर पर हमारे और जानवरों के पीने के लिए, और उसके बाद इंडस्ट्रीज के लिए, और इंडस्ट्रीज में भी एसेंशियल इंडस्ट्रीज के लिए पहले, नॉन एसेंशियल्स के लिए सबसे अंत में। तो पेप्सी कोक की इंडस्ट्री नॉन एसेंशियल है, हम इनको आसानी से अदालत में खड़ा कर सकते हैं। ऐसे ही और एक दो छोटी बातें बताता हूं। हिंदुस्तान का पैसा विदेशी बैंकों में गया है, आप सभी जानते हैं। स्वामी जी इतने दिनों से ये सब बात कह रहे हैं, अब इस विषय पर सरकार की कान खुली है, आंख खुली है, सरकार ने देखना और सुनना शुरू किया है। ऐसे ही और एक दो छोटी बातें बताता हूं। हिंदुस्तान का पैसा विदेशी बैंकों में गया है, आप सभी जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई बात कर रहे थे फेरा रेगुलेशन की, उस बात को वो थोड़ा विस्तार देते तो बहुत अच्छा होता। हमारे यहाँ क्या होता है, ये पैसा भारत से विदेशों में जाता कैसे है? सबसे ज्यादा पैसा जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग से। ट्रांसफर प्राइसिंग के दो हिस्से हैं, ओवर प्राइसिंग और अंडर प्राइसिंग। हमारे देश की विदेशी कंपनियां या हमारे देश में काम करने वाली विदेशी कंपनियां अक्सर क्या करती हैं, एक उदाहरण से बताता हूं। पेप्सी कोला ने भारत सरकार से एमओयू साइन किया कि हर साल हम भारत का कम से कम $100 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे, कम से कम। अब इन्होंने $100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, तो होता क्या है वो आपको मैं बताता हूं। $100 करोड़ का जो एक्सपोर्ट किया उसका बिल बनता है $30 करोड़ का, $25 करोड़ का, $20 करोड़ का, या बनता है अधिक से अधिक $40 करोड़ का। माल तो चला गया $100 करोड़ का, बिल बना $40 करोड़ का, तो $60 करोड़ कहां गया? वो विदेशी बैंकों में ट्रांसफर हो गया। वो आना चाहिए था भारत में, लेकिन चला गया किसी विदेशी बैंक में। तो हमारे देश से जो निर्यात हो रहा है माल, वो अगर $1000 करोड़ का है तो बिल बनेगा $400 करोड़ का। अगर $10,000 करोड़ का है तो बिल बनेगा $4000 करोड़ का। एवरेज मैंने जो हिसाब निकाला है वो ये कि 40% का बिल बनता है और 60% यहां से ट्रांसफर हो जाती है पूंजी, और वो जाकर जमा हो जाती है विदेशी बैंकों में। ये धन हर साल में जो जाता है वो लाखों करोड़ों रुपए में है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये मालूम है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये हमें बताता नहीं है। तो आप जैसे न्यायविद अगर चाहें तो राइट टू इंफॉर्मेशन में एक पिटीशन लगाएं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मजबूर करें कि आप बताओ हर साल में अंडर प्राइसिंग में कितना इस देश का पैसा ट्रांसफर हो रहा है। फिर इसका दूसरा उल्टा हिस्सा है ओवर प्राइसिंग। ओवर प्राइसिंग में क्या होता है, पेप्सी कोला या कोका कोला के साथ भारत सरकार का एग्रीमेंट है कि वो कोई भी मशीन लेके आएंगे विदेशों से तो मिनिमम प्राइस की मशीन लेके आएंगे। जैसे दुनिया में उनको एक मशीन लानी है बॉटलिंग करने की, अगर वो $100 करोड़ की है और किसी दूसरे देश में $60 करोड़ की है, तीसरे देश में वही मशीन $20 करोड़ की है, तो पेप्सी कोला भारत सरकार का एग्रीमेंट है कि वो $20 करोड़ वाली ही लाएंगे ताकि देश का विदेशी मुद्रा कोष का कम से कम धन खर्च हो। लेकिन पेप्सी कोला वाले क्या करते हैं कि जो $20 करोड़ की मशीन है उसका बिल बनाते हैं $120 करोड़ का,
220 करोड़ डॉलर का, 1000 करोड़ डॉलर का, और वो बिल भारत सरकार के सामने प्रस्तुत होता है तो होता क्या है, जो 20 करोड़ डॉलर का माल है वो हमारे देश को आके पड़ता है 120 करोड़ डॉलर का, तो उसमें से 100 करोड़ डॉलर फिर ट्रांसफर हो जाता है। ये ओवर प्राइसिंग है। तो अंडर प्राइसिंग और ओवर प्राइसिंग सारी कंपनियां करती हैं, और सारी विदेशी कंपनियों का सबसे बड़ा धंधा यही है, अंडर प्राइसिंग ओवर प्राइसिंग का। कुछ कंपनियों का मैं आपको नाम लेके बताऊं, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान लीवर जैसी बड़ी कंपनियां, कॉलगेट पामोलिव जैसी बड़ी कंपनियां, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी बड़ी कंपनियां किस तरह के धंधे में इन्वॉल्व हैं। बासमती चावल आप हिंदुस्तान में खरीद के खाना चाहें तो 50 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगा, लेकिन यही विदेशी कंपनियां बासमती चावल भारत से विदेशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं 3-4 रुपए किलो पर। मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं ऐसी कंपनियों के जो 6 रुपए किलो पर बासमती चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 5.5 रुपए किलो पर, 4 रुपए 80 पैसे किलो पर बासमती चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपको मिल रहा है वो 50 रुपए किलो में खाने के लिए, और विदेशों में जा रहा है 5-6 रुपए किलो में। इसी तरह से कई विदेशी कंपनियां हैं। हिंदुस्तान की चीनी, जो क्यूबिक चीनी होती है, जो डेले वाली चीनी होती है, जो सबसे बेहतरीन मानी जाती है, 5 स्टार होटल में इस्तेमाल होती है, जो 30-40 रुपए किलो की आती है, वो चीनी आप खरीदो तो 30-40 रुपए किलो की है। विदेशी कंपनियां भारत से उसको 6-7 रुपए किलो में एक्सपोर्ट कर रही हैं। आपको हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया क्वालिटी का अल्फंजो आम और हापुस आम और रत्नागिरी आम देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 12 आम 600 रुपए का है बंबई के बाजार में, 1 डजन आम 600-700 रुपए का है, तो आप खरीदो तो 600-700 रुपए का है। उसी 1 डजन आम को विदेशी कंपनियां एक्सपोर्ट कर देती हैं 30-40 रुपए में। ये अंडर प्राइसिंग में सारा एक्सपोर्ट होता है। और बहुत दुख की बात है कि हिंदुस्तान का जो टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 60 से 70% एक्सपोर्ट अंडर प्राइसिंग पर है, और ये अंडर प्राइसिंग का एक्सपोर्ट है जो हमारी एक्सपोर्ट इनकम को घटाता है, और इसके उल्टा ओवर प्राइसिंग पर जो इंपोर्ट हो रहा है वो हमारे खर्चे को बढ़ाता है। तो हमारा खर्चा तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम ओवर प्राइसिंग पे इंपोर्ट कर रहे हैं। 20 रुपए की चीज 100 रुपए में बाहर से खरीद कर ला रहे हैं, हमारा 80 रुपए फालतू में जा रहा है। तो ज्यादा पैसा देकर बाहर से खरीद रहे हैं, ओवर प्राइसिंग में पैसा जा रहा है, कम पैसे पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ आमदनी कम आ रही है। दोनों को मिलाकर जोड़ें तो हर साल में 1.25 से 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान इस देश को हो रहा है। हम न्यायविद अगर चाहें तो इस पर एक जबरदस्त पिटीशन तैयार हो सकता है, देश के सुप्रीम कोर्ट में हम कर सकते हैं, हाई कोर्ट्स में भी कर सकते हैं, और ये पिटीशन इस देश की दिशा और बहुत सारा भाग्य बदल सकता है।